हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मंड्या, इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ेंगे एंड चौसर एज के तहत हम आज और कुछ चीज़ें जो हैं एक्सप्लोर करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको साइलेंट फीचर एंड ऑल बताए थे, तो आई होप आपने सब अच्छे से कर लिया है एंड जो जो मैंने आपको कहा था गूगल से देखने को वो भी आपने कर लिया है। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि इस एज के मेन राइटर्स कौन से हैं जिसे हम इसके तहत पढ़ने वाले हैं, इस एज के तहत। तो मैं नॉर्मली अभी आपको नेम बता रही हूँ, पर आपको ये नेम नहीं भी याद हो तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी राइटर्स के मैं नेम लेने वाली हूँ ये मैं आपको पूरा एक एक कंप्लीट पढ़ाऊँगी, राइटर्स, उनके वर्क। तो जब हम उसको बार बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। तो एक राइटर हम लेंगे विक्लिफ, देन गोवर, मैंडेविले, चौसर, लैंगलैंड एंड बार्बर। ठीक है, ये जो भी हैं ये सभी राइटर्स की कास्ट हैं बेसिकली, जैसे जॉन विक्लिफ, जॉन गोवर, जॉन मैंडेविले, जियोफरी चौसर, विलियम लैंगलैंड, जॉन बार्बर। ठीक है, तो ये सब उनकी कास्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक और टिप भी मैं आपको देना चाहती हूँ। तो एक तो मैंने दिया कि आगे मैंने डिटेल में आपको ये करवाने हैं, तो बार बार इनके नेम रिपीट होंगे तो वो आपको याद हो जाएंगे, है ना। तो एक तो ये टेक्निक रहती है, जितनी बार हम कोई चीज़ बोलते हैं, सुनते हैं, हमारे दिमाग में बैठ जाती है। तो जब कभी आप पढ़ाई करें एंड कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आएँ जो बाद में आपने बार बार बोलनी है, तो उनको आप बाद के लिए ही रखें, वो आपको याद हो जाएंगी। सेकंड टिप दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक देना चाहती हूँ। जैसे यहाँ पर नोट्स में ना मैंने पूरा नेम नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ कास्ट लिखी है इनकी, है ना। तो ये भी एक खास बात होती है, जब आप अपने ब्रेन को एक संदेश देते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो कि अच्छा इस चीज़ को याद करो, वो उसको याद करता है। ठीक है, अगर वो चीज़ लंबी है वो लंबी याद करेगा, अगर वो चीज़ छोटी है तो वो छोटी को याद करेगा और आपके दिमाग में ज़्यादा स्पेस रहेगा और चीज़ें डालने के लिए। वैसे ही मैं चाहती तो प्रॉपर जॉन विक्लिफ, जॉन गोवर, सर जॉन मैंडेविले पूरे भी आपको बोल सकती थी, पर जो शुरू के नेम है वो समहाउ सेम ही है। जॉन सब में कॉमन है, एक आधे में जो, फिर एक में विलियम है। तो ऐसी चीज़ में ना आप अपने ब्रेन को पूरे नेम की इंस्ट्रक्शन ना दें याद करने को, बल्कि एक शॉर्ट पोर्शन याद करने के लिए दें, ताकि आपके दिमाग में ज़्यादा स्पेस रहे याद करने के लिए। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे पूरा नेम नहीं लिखा, सिर्फ कास्ट लिखी है, क्योंकि उससे भी आप एग्जाम में इसको सही क्लिक कर लोगे। ओके, तो एक टिप है, जितनी बार बार आप बोलेंगे उतना आपको याद होगा। ये साइकोलॉजिकली प्रूवन फैक्ट है दोस्तों। 160 बार जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं वो हमें हमेशा के लिए याद हो जाता है। और दूसरा क्या है कि जब आपने कोई नेम याद करने हैं तो कोई एक ऐसा पोर्शन नेम का याद करें जो बाकियों से यूनिक है, और एग्ज़ाम में अगर आए तो आप झट से क्लिक भी कर लें और आपके ब्रेन के लिए पढ़ने के लिए आपको कम चीज़ें हों। ठीक है, ये सेकंड टिप है। अब दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि इस एज में जो भी राइटर्स हैं, उनके जो भी वर्क हैं, तो उनके वर्क में बेसिकली किन का इन्फ्लुएंस है, किन के लिटरेचर का इन्फ्लुएंस है। ठीक है, देखो कोई भी जो राइटर होता है ना, वो ऑब्वियसली अपनी राइटिंग तो करता ही है, पर उसकी अपनी राइटिंग बहुत सारे और राइटर के राइटिंग से प्रभावित होती है। ठीक है, जैसे अभी आप जब एनटीए क्लियर करना चाहते हैं तो उसके पीछे भी कुछ इंस्पायरेशन होगी। किसी को टीचर बनना है उसके जैसा, किसी को एग्जाम क्रैक करना है उसके जैसा, ना कोई एक इंस्पायरेशन होती है जो आपको मोटिवेट करता है कि अच्छा मुझे ये करना है। वैसे ही किसी भी एज में कोई भी राइटर जो हैं, उनकी जो भी राइटिंग है वो भी कहीं ना कहीं से मोटिवेटेड है, कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड है, कहीं ना कहीं से उसका आइडिया लिया गया है। तो चौसर एज में जो भी राइटर्स मैंने पीछे बताए, जो मैंने आपको डिटेल में बताने हैं, तो उनकी राइटिंग्स बेसिकली प्रभावित है दोस्तों डांटे, पेट्रार्क एंड बोकेशियो जैसे राइटर से। ठीक है, डांटे आपके इटली के राइटर हैं, पेट्रार्क आपके इटली के राइटर हैं, बोकेशियो आपके इटली के राइटर हैं। तो इटली में काफ़ी ग्रोथ वाला लिटरेचर मौजूद था, और इटली के ये जो तीनों राइटर्स हैं, डांटे, पेट्रार्क एंड बोकेशियो, इनके वर्क से, इनके राइटिंग स्टाइल से प्रभावित होकर काफ़ी सारा वर्क जो है चौसर एज में लिखा गया है। इवन जो खुद चौसर है ना,
उसके मैक्सिमम वर्क में आपको इनका नेम आता रहेगा। अच्छा ये वाला वर्क इससे प्रभावित है, ये वाला इससे है, ठीक है। तो ये राइटर कहीं ना कहीं आगे इतने ज़्यादा नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हम अपनी निंजा टेक्निक अपनाते हैं, जयकारा शेरा माता काली का लगाते हैं। मैं बोलूँगी, आप साथ साथ में बोलना, आप जहाँ पे भी हो, पर बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा के मत बोलना, थकना नहीं है, बस इतना बोलना है कि आपके कान भी सुने, आपकी आंखें देख भी रही हैं और आप बोल भी रहे हैं, क्योंकि जितने आपके सेंसेस यूज होंगे और बार बार यूज होंगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। करें शुरू। डांटे 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 डांटे, पेट्रार्क 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 पेट्रार्क, बोकेशियो 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 बोकेशियो, डांटे 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 डांटे, पेट्रार्क 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 पेट्रार्क, बोकेशियो 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 बोकेशियो, ठीक है। और अगेन आई वांट टू रिपीट, 160 बार किसी भी चीज़ को बोलिए और हमेशा अपने दिमाग के लिए बिठाइए। एक एग्जांपल दूं, आज अगर मैं आपको बोलूं एप्पल बोल के बताओ या एप्पल की स्पेलिंग बताओ, तो आप बोलेंगे मैडम पागल है, एप्पल की पूछ रही है। क्यों? क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक आपने वो इतनी बार बोली है, सुनी है कि आपके दिमाग में बैठ गई है, राइट। और सेम चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। जब कभी कुछ भी टफ लगे, दिमाग में ना जाए, खासकर राइटर्स के नेम के केस में, वर्क के नेम के केस में, थ्योरी कॉन्सेप्ट टर्म्स के केस में ऐसा होता है, तो उन्हें बार बार गुनगुनाइए। नो डाउट ये हार्ड वर्क है, पर स्मार्ट अप्रोच के साथ जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे, एंजियोफिरी चौसर, जिसके नेम पे ही ये एज पड़ी है, उनके बारे में हम धीरे धीरे जो है पढ़ना, उनके वर्क एंड ऑल लेना शुरू करेंगे। इस एज का 90% पोर्शन हमने चौसर और उसके वर्क ही लेने हैं और बाकी दूसरे वर्क लेने हैं। तो दोस्तों चौसर के बारे में सबसे पहला, ये तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, 1300 समथिंग में ये पैदा हुए हैं और 1400 में इनकी डेथ हुई है। 1300 समथिंग में हमारे पास 36, 38, 40 सब के ऑप्शन आते हैं, पर हम 40 मान के चलते हैं ऑन एन एवरेज कि ये 1340 में पैदा हुए हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट, इनके बेसिकली 3 फेजेस हैं लाइफ के, मतलब 3 फेज इनके हैं। जैसे 1340 में ये पैदा हुए, 1400 में इनकी डेथ हुई, तो 1340 से 1400 तक आप देख सकते हो 60 ईयर्स का इनका लाइफ स्पैन है, 60 साल जिए, ठीक है। तो 60 ईयर में शुरू का जो 30 ईयर का लाइफ स्पैन है वो इनका फ्रेंच पीरियड में आता है। जो अगला 15 साल का लाइफ स्पैन है वो इटालियन पीरियड में आता है, और जो अंतिम 15 साल का लाइफ स्पैन है वो इंग्लिश पीरियड में आता है, ठीक है। 30 जमा 15 जमा 15 हो गए ना 60 साल, ठीक है। तो शुरू के 30 हैं फ्रेंच, अगले 15 हैं इटालियन और लास्ट के 15 हैं इंग्लिश, ठीक है। अब एक बार ये बता देती हूँ कि क्यों हमने इनको फ्रेंच, इटालियन या इंग्लिश कहा। तो एक्चुअली जो इनका पहला पीरियड है फ्रेंच, इसमें इनके जो भी वर्क हैं वो फ्रेंच के लिटरेचर से प्रभावित होके है, कि मान लो कोई फ्रेंच का वर्क है, उसकी ट्रांसलेशन कर दी, या राइटिंग स्टाइल या कैरेक्टराइजेशन जैसे फ्रेंच के लिटरेचर में थी वैसे कर दी। उसके बाद है इटालियन पीरियड, अगले 15 साल का। तो इसमें इन्होंने बेसिकली जो इटली के राइटर है, जैसे मैंने डांटे, बोकेशियो एंड जो भी बताए, वहां से प्रभावित होकर इन्होंने अपना लिटरेचर लिखा है। और अंतिम उनका अपना पीरियड है इंग्लिश पीरियड, जिसमें इन्होंने अपना इंग्लिश से संबंधित लिखा है, ठीक है। तो इनके 3 पीरियड हैं, 3 फेसेस हैं। फ्रेंच पीरियड सबसे पहला है 30 साल का, जिसमें इन्होंने जो है बेसिकली फ्रेंच लिटरेचर से प्रभावित होकर लिखा। सेकंड 15 साल का इटालियन पीरियड, इटली के वर्क से प्रभावित होकर लिखा। एंड देन लास्ट पर नॉट द लीस्ट इंग्लिश पीरियड, जो उनका अपना था, जिसमें उन्होंने इंग्लिश में जो है चीज़ें की, ठीक है। अब दोस्तों आगे ना ये सारे पीरियड में एक एक करके आपको बताऊंगी, और हर पीरियड में जो जो वर्क आए हैं, जैसे फ्रेंच पीरियड में फ्रेंच से संबंधित, इटालियन में, वो सारे मैं आपको करवाऊंगी। अब कुछ खास बातें यहाँ पे मैं आपको और बता देती हूँ कि 1400 में जैसे इनकी डेथ हुई थी, तो इनको वेस्टमिनिस्टर एबी जगह में दफनाया गया था, पोएट्स कॉर्नर में, ठीक है। वेस्टमिनिस्टर एबी इंग्लैंड में ही एक जगह है। तो इनको जो दफनाते हैं अंग्रेजों को, तो वहाँ पे जो दफनाने की जगह है, वहाँ पे एक पोएट्स कॉर्नर करके अलग से जगह है, यानी कि जहाँ पे सिर्फ कवियों को दफनाया जाएगा। तो 1400 में जब इनकी डेथ हुई थी, तो वेस्टमिनिस्टर एबी में इनको दफनाया गया। पोएट्स कॉर्नर करके जगह है जहाँ पे सिर्फ हम कवियों को ही दफनाते थे, तो वहाँ पे इनको दफनाया गया था। ये प्रश्न भी पेपर में पड़ता है ठीक है। ध्यान रखें, एक एक चीज़ जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये एक एक पॉइंट, एक एक MCQ है,
ठीक है। जो नेट में आएगा तो चीजें इकट्ठे होके आ जाएंगी, क्योंकि प्रश्न एक नहीं होता, कॉम्प्लेक्स होता है, काफी सारे प्रश्न एक में छुपे होते हैं। या आप अगर टीजीटी, पीजीटी, एमफिल, पीएचडी एंट्रेंस दे रहे हो, वहां पे ये चीजें आएंगी। तभी तो मैं कहती हूँ ये जो कोर्स है ना नेट का, जो मैं आपको पूरा करवा रही हूँ, ये मम्मी पापा है, दादा दादी है, परदादा परदादी सब है, इसको करके जाओ। इंग्लिश लिटरेचर में आप कोई भी एग्जाम होगा, आप कहीं भी खता नहीं खाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अभी तक क्लियर हो गई हैं। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, और सबसे पहला जो इनका फ्रेंच पीरियड है, जो 30 इयर्स तक रहा, जिसमें इन्होंने बेसिकली फ्रेंच वर्क से प्रभावित होकर वर्क लिखे हैं, उसमें जो जो वर्क है उन्हें हम करना शुरू करेंगे। जो जो वर्क उनके इसमें आए हैं, तो सभी अपनी सीट की पेटियां बांध लें। सबसे पहला वर्क दोस्तों फ्रेंच पीरियड में इनका है रोमेंट ऑफ द रोज, ठीक है। क्या नेम है? रोमेंट ऑफ द रोज। और आप देख सकते हैं इस प्रकार से प्रॉपर पिक्स कलरफुल लगाई हैं मैंने, चाहे राइटर्स हैं, वर्क हैं, ताकि एक इंटरेस्ट आपका बना रहे और बोरिंग ना हो, है ना। टेक्निक्स भी पूरी मिले आपको, पढ़ाती बार अच्छी, मजेदार, जायकेदार, और ऐसे पिक्स भी आपको मिलती रहें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। रोमेंट ऑफ द रोज जो वर्क है उसको डिटेल में करते हैं। जो पीछे मैंने बताया, इसमें कुछ भी आपको ऐसा गूगल से देखने की जरूरत नहीं है, पर हाँ आगे अब जब हर पीरियड का एक एक वर्क मैं आपको बताऊंगी, ये सारे आपने गूगल से जरूर देखने हैं, और हर वर्क को सर्च करते वक्त टॉप पे जो लाइंस आती हैं ना गूगल की, वो आपने नोट डाउन करनी है। काफी सारी लाइंस तो उसमें वही होंगी जो मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, कुछ और होगा वो ऐड हो जाएगा, जो ऑलरेडी पढ़ा है वो रिवाइज हो जाएगा, पर छोड़ना कुछ नहीं है। तो दोस्तों रोमेंट ऑफ द रोज में खास बातें क्या है? ये एक फ्रेंच पोयम थी जिसका नाम था रोमन डी ला रोज, ये उसकी ट्रांसलेशन है, ठीक है। तो देखो फ्रेंच पीरियड का वर्क है, तो फ्रेंच वर्क से प्रभावित होकर लिखी गई होगी। तो फ्रेंच पोयम थी रोमेन डी ला रोज, उसकी ट्रांसलेशन है रोमेंट ऑफ द रोज। और आपको पता है इसमें कितनी लाइंस ट्रांसलेट की गई हैं? पूरी 1700 लाइंस, 1700 लाइंस इसमें ट्रांसलेट करके लाई गई हैं। बहुत ज़्यादा होती हैं 1700, बहुत लंबी पोयम ये है। और दोस्तों ये एक एलिगरी पोयम है, ठीक है। एलिगरी पोयम क्या होती है? ऐसी कविता जिसमें एलिगरी है। अब एलिगरी क्या होता है? एलिगरी इज डबल मीनिंग, यानी कि आप कह कुछ रहे हैं पर उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी, अब शादी के बाद मैं पंजाब में आई हूँ, तो पंजाबियों का ना सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। और डबल मीनिंग क्या मतलब, ये ट्रिपल 4-5 मीनिंग भी निकाल सकते हैं। तो एलिगरी इज समथिंग कि आप कुछ कह रहे हो पर एक्चुअली में आप कुछ और कहना चाहते हो। कैसे पता लगेगा? जैसे रोमेंट ऑफ द रोज में रोज का जिक्र है हर जगह, पर जब जब वहां पे रोज का जिक्र हो रहा है, बात आप ब्यूटी की कर रहे हो, खूबसूरती की कर रहे हो, यानी कि रोज को आप एज अ सिंबल यूज कर रहे हो, ब्यूटी को दर्शाने के लिए, ब्यूटी को बताने के लिए, ठीक है। तो ये होता है एलिगरी। जैसे नॉर्मल हम किसी को कहें तुम बहुत खूबसूरत हो, या मैं किसी को कहूँ तुम हो या गुलाब की पंखुड़ियाँ, तो वो जो दूसरा वाला है तुम हो या गुलाब की पंखुड़ियाँ, वो कितना अट्रैक्टिव लगता है, एकदम दिल को छू जाता है ना। तो वहां पर जब हम डायरेक्ट नहीं कह रहे, कुछ और शब्द कहकर अपनी बात बताना चाहते हैं, दैट इज एलिगरी। तो एलिगरी में जिक्र हर जगह आपको रोज का मिलेगा, पर जब जब रोज का जिक्र मिलेगा, बात आपकी ब्यूटी यानी कि खूबसूरती की हो रही है, तो दैट इज एलिगरी, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स, एक एक पॉइंट एक एक एमसीक्यू है। फ्रेंच पोयम रोमेंट डी ला रोज की ट्रांसलेशन है ये, इसमें पूरी 1700 लाइंस, 1700 लाइंस ट्रांसलेट की गई है। ये एक एलिगरी पोयम है, यानी कि डबल मीनिंग, कहेंगे कुछ होगा कुछ और, जैसे रोज कहेंगे होगा ब्यूटी, आप उसको एज अ सिंबल यहाँ पे बता रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो। और एक और खास बात का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, वो ये है कि जैसे ये एक एक पॉइंट एमसीक्यू है, मैं तब से कह रही हूँ, तो ये सारे पॉइंट एक एक अलग भी आ सकते हैं, इकट्ठे भी आ सकते हैं। जैसे मान लो चौसर का रोमेंट ऑफ द रोज वर्क है, हाँ जी पहला पॉइंट ये फ्रेंच पोयम रोमेंट डी ला रोज की ट्रांसलेशन है। सेकंड इसमें 1800 लाइन ट्रांसलेट की गई है। थर्ड इसमें रोज का मतलब ब्यूटी है। फिर नीचे आपको पूछ लिया कौन सी स्टेटमेंट सही है, 1 2 3 103, ठीक है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन में मैंने 1700 नहीं 1800 लाइन्स का, तो ये लाइन गलत होगी, तो 103 स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगी, है ना। तो यही नेट में प्रश्न आने का तरीका होता है। कहीं ना कहीं राइटर्स या वर्क वही हैं जो आप टीजीटी पीजीटी में पढ़ते हो, पर उस पे डीप लेवल पे चले जाते हैं आपके प्रश्न। एक ही प्रश्न में 3 से 4 प्रश्न छुपे होते हैं, ठीक है।
तो ये आपको अभी समझ आ गया, आपके दिमाग में बैठ गए सारे पॉइंट, एक MCQ है, अलग अलग भी आ सकते हैं, इकट्ठे भी। साथ में इसी को ही रोमेट ऑफ द रोज बाय चौसर को सर्च कर लेना है गूगल पे। टॉप पे जो भी लाइंस खुलेंगी सारी आपने प्रॉपर नोट कर लेनी है, वहीं से आपके पेपर में जो है प्रश्न पड़ जाएंगे। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं, फ्रेंच पीरियड में अगला वर्क देखते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला वर्क यहाँ पे फ्रेंच पीरियड का है। इस फोटो से आपको आइडिया नहीं लगेगा, पर ये वर्क है आपका डेथ ऑफ ब्लांचे द डचेस। ठीक है, क्या वर्क है? डेथ ऑफ ब्लांचे द डचेस। ठीक है, तो इसको बुक ऑफ डचेस भी कहते हैं, इसको हम बुक ऑफ डचेस भी कहते हैं इस वर्क को। ठीक है, और यहाँ पे बुक ऑफ डचेस करके लिखा गया है क्योंकि ये 14th सेंचुरी की इंग्लिश है, तब बुक की स्पेलिंग BOKE ही थी। तो बहुत सारी इंग्लिश उस समय आई है, चौसर को उसको लाने का श्रेय जाता है, पर तब ना वर्ड्स के स्पेलिंग अलग होती थी, अब स्पेलिंग हमारी अलग है। तो काफ़ी सारी आपको मतलब शब्द वो मिलेंगे, वोकैबुलरी वो मिलेगी, प्रोनाउंसिएशन भी वो मिलेगी, पर आपको स्पेलिंग जो है वेरी होते हुए मिलेगी। और वो तो है ही दोस्तों, कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी भाषा है, वो इवोल्यूट तो होती है, समय के साथ चेंज तो होती है। तो ये जो डेथ ऑफ ब्लांचे द डचेस है, या जो बुक ऑफ डचेस है, इसकी मैं आपको पहले बेसिक बताती हूँ कि चौसर ने ये वर्क लिखा कैसे था। तो एक्चुअली ना जॉन ऑफ गॉन्ट जो उस समय राजा का बेटा था, ठीक है, उसकी वाइफ थी ब्लांचे। ठीक है, वो उसकी डेथ हो जाती है। तो जॉन ऑफ गॉन्ट जो राजा का बेटा था, वो काफ़ी अच्छा नोन था चौसर का। चौसर के ना राजघराने से बड़े अच्छे संबंध थे, क्योंकि उसके फादर जो हैं वाइन मर्चेंट थे, चौसर के पापा शराब बेचते थे। तो वो खुद उनके बड़े अच्छे रिलेशन थे राजघराने के साथ, जो भी पूरा एम्परर एंड ऑल। और समय रहते ही उन्होंने अपने बेटे चौसर को भी राजघराने में इंट्रोड्यूस कर दिया था। एंड वहाँ के वो काफ़ी नोन थे, काफ़ी सबको पता था। तो वो धीरे धीरे राजा रानी बच्चों सबके साथ चौसर के अच्छे रिलेशन थे। जॉन ऑफ गॉन्ट काइंड ऑफ मित्र की तरह उनको थे। तो जॉन ऑफ गॉन्ट की जो वाइफ थी ब्लांचे, उनकी डेथ हुई थी। तो फिर उन्होंने कहा था चौसर को भी, तू ऐसे ऐसे ना मेरी वाइफ की याद में कोई वर्क लिख, जैसे शाहजहां ने मुमताज की याद में जो है ताजमहल बनाया, इन्होंने कहा भी कुछ तू वर्क लिख। तो उन्होंने ये वर्क लिखा था डेथ ऑफ ब्लांचे द डचेस, या जिसे हम बुक ऑफ डचेस कहते हैं। ठीक है, तो बुक ऑफ डचेस ये बेसिकली ब्लांचे की डेथ पे था, जो जॉन ऑफ गॉन्ट की वाइफ थी। जॉन ऑफ गॉन्ट कौन? राजा का बेटा। उसकी जो वाइफ है ब्लांचे, वो राजा की बहू, उसकी डेथ हुई, उस पर यह वर्क लिखा था डेथ ऑफ ब्लांचे द डचेस, या जिसे हम कहते हैं बुक ऑफ डचेस। ठीक है, एग्जैक्ट ईयर नहीं पता ये कब आया, पर ये माना जाता है कि 1368 से 72 के बीच में ही आया है। ठीक है, 1368 से 72 के बीच, मतलब समहाउ इसके बीच में है। इसकी खास बात, इसमें 8 सिलेबल लाइंस हैं। ठीक है, मतलब इसकी जो लाइंस हैं उसमें 8 सिलेबस मौजूद है। और ये प्रश्न आज मैं आपको घर के लिए दे रही हूँ, ये बेसिकली एक लिटरेरी कॉन्सेप्ट है कि सिलेबस क्या होता है। 8 सिलेबस लाइन, ठीक है, ऐसी लाइन जिसमें 8 सिलेबस हैं, पर ये क्या होता है आपने देखना है। और साथ में दोस्तों इसमें आपको पूरे जो है राइमिंग मिलेगी कपलेट में। कपलेट हो गए 2-2 लाइंस के जोड़े, जैसे एक कपल में 2 लोग होते हैं, कपलेट में 2 लाइंस होती हैं, तो इसमें आपको राइमिंग कपल मिलेंगी। ठीक है, तो डेथ ऑफ ब्लांचे द डचेस, या जिसे हम कह सकते हैं बुक ऑफ डचेस, ये चौसर ने लिखा था जब राजा के बेटे जॉन ऑफ गॉन्ट ने कहा कि भाई मेरी वाइफ ब्लांचे की डेथ हो गई है, तो उसकी याद में कुछ वर्क लिख। तो उसने लिखा था। ये बेसिकली 1368 से 1372 के बीच में समहाउ आया है, एग्जैक्ट हमें नहीं पता है। ये 8 सिलेबस लाइंस में लिखा गया है, यानी कि जो भी वर्क है उसकी हर लाइन में 8 सिलेबस है। ये प्रश्न मैंने आपको घर के लिए दिया है, ये 8 सिलेबस क्या है आपने सर्च करना है। 8 सिलेबस यानी कि 8 है, 9 सिलेबस यानी कि 9 है, पर सिलेबस क्या होता है आपने सर्च करना है। और ये बेसिकली कपलेट्स में लिखा गया है, 2-2 लाइन के जोड़े में लिखा गया है, और वो आपस में जो है राइम कर रही हैं। ठीक है, तो ये भी हर एक पॉइंट क्या है, MCQ। ओके, यहाँ से भी आपने अच्छे से कर लेना है, और इसको ही आप गूगल से सर्च करिएगा। ये पॉइंट्स भी मिलेंगे, कुछ और भी मिलेंगे, उनको आपने जोट डाउन कर लेना है। एंड अगेन 1-2 से अलग अलग भी ये प्रश्न आ सकते हैं, और कंबाइन भी। उसके बाद दोस्तों इस एज में, सॉरी इसी पीरियड में उनका एक और वर्क था, कॉम्प्लिएंट्स अनटू फाइट। ठीक है,
जो कि एक लव पोयम है, बस आपने इतना याद रखना है। कॉम्प्लिमेंट्स अनटू पाइट क्या है? पोयम है, चौसर की पोयम है, फ्रेंच पीरियड में लिखी गई है और ये लव पोयम है, प्यार वाली पोयम है। तो चाहे 2 लाइनें आई पर 4 चीजें यहाँ पे थी मेरे भाई। चौसर के लव पोयम है, कॉम्प्लीमेंट अनटू द पाइट, और ये फ्रेंच पीरियड में लिखी गई है। इसमें आपने बस इतना ही याद रखना है। इसको भी आप चाहे गूगल पे सर्च कर लें, बिल्कुल टॉप पे जो निकलेगा उसे नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा सिर्फ एक पोयम का सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए बस, कि ABC प्रेयर टू दी वर्जिन। ये किसका वर्क है? चौसर का वर्क है। किस पीरियड का वर्क है? फ्रेंच पीरियड का वर्क है। इसमें इतना ही काफी है। कॉम्प्लिमेंट अनटू द पाइट चौसर के फ्रेंच पीरियड की लव पोयम थी। डन। ABC प्रेयर टू दी वर्जिन चौसर के फ्रेंच पीरियड का वर्क है, बस। ठीक है, दैट्स इट। तो दोस्तों, इसके साथ हमारा चौसर का फ्रेंच पीरियड कंप्लीट होता है। आने वाली क्लास में हम इसका ऐसे ही इटालियन पीरियड देखेंगे, इटालियन फेज देखेंगे, इटालियन इन्फ्लुएंस देखेंगे, जिसमें इटली से प्रभावित होके कौन कौन से इसके वर्क हैं उनको हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा दोस्तों आपको? अच्छा लगा? दिमाग में बैठा? जो टिप्स ट्रिक्स हैं, जो गाइडेंस है, अच्छे से फॉलो करनी है। अगर अच्छा लगा, क्लियर है, तो जरूर सेशन को थम्स अप दें और हमारे चैनल पॉकेट पढ़ाई को जो है सब्सक्राइब करें। साथ में दोस्तों, बहुत खूबसूरत परिवार है हमारा फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पर, वहाँ पे भी हमें जरूर फॉलो करें। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। टेक केयर। जरूर हिस्सा बने हमारे पॉकेट फ्रेंडली कोर्स इंग्लिश एंटी पेपर 2 का। ऐप पे सिर्फ 2499 पे है एंड कंप्लीट स्टडी मटेरियल ओनली 4999 पे ऐप पे अवेलेबल है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। टेक केयर।